आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी लेक्चर में, डैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। अभी तक मिस ज़हरा आपको लेक्चर दे रही थी बायोलॉजी का, और उसमें आपने रिप्रोडक्शन का जर्नल व्यू भी पढ़ा। इसके अलावा आपने उसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को जो है वो बेसिकली डिस्कस किया है इन डिटेल। रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो किसी भी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं वो सारा प्रोसेस जो है वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, अपनी सर्वाइवल, अपनी बका के लिए अपनी जनरेशन्स आगे बढ़ाना ज़रूरी है। अपने न्यू ऑफस्प्रिंग्स पैदा करना ज़रूरी है ताकि जो है वो आगे उनकी नस्ल कायम रहे, क्योंकि बेसिकली रिप्रोडक्शन का काम है जो भी जेनेटिक मटेरियल है ये उसकी कॉपीज़ बनाकर आगे न्यू ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इस तरह से जो जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन रहती हैं। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज़म की सर्वाइवल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे कि आप पहले भी डिस्कशन में पढ़ चुके होंगे कि रिप्रोडक्शन जो है बेसिकली टू टाइप्स की होती है, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों। उसके दो ही बेसिक मेथड हैं। एक मेथड को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जबकि दूसरा मेथड जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनरली जब हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज़ फादर एंड अदर वन इज़ मदर। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जस्ट वन पेरेंट इन्वॉल्व है, और डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप एक पेरेंट से या सिंगल सेल से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। लेकिन उनके जो फीचर्स हैं उनमें अगर आप देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल पेरेंट जैसा होता है, क्योंकि जेनेटिक करेक्टर चेंज नहीं होते। जो पेरेंट्स में है वही जीन्स आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल रहता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल सेम नहीं रहता, बीच में वेरिएशन आती हैं, क्योंकि आप पढ़ते हो डिवीजन मेथड है मीओसिस, और मीओसिस के दौरान होती है क्रॉसिंग ओवर, जिसमें थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसकी वजह से ओवरऑल जो है वो चेंज आता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा डिफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल के हवाले से, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की, तो अगेन यहाँ पर एनिमल्स भी दो तरह से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, या वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे या वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हमारे पास जो ज़्यादातर कॉमन मेथड है एनिमल्स के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। लेस कॉमन मेथड जो है, जो कम कम एनिमल्स करते हैं, वो है एसेक्सुअल, और उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आप देखेंगे। यहाँ पर मेरे पास 7 मेथड्स हैं जो डिस्कस किए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एनिमल्स के अंदर, ठीक है। उसमें सबसे पहला मेथड जो आपको बताया डैट इज़ बाइनरी फिशन। सेकेंड वन इज़ मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन तो समटाइम्स अगर आप देखें, बाइनरी फिशन मीन्स, बाइनरी का मतलब होता है टू, और फिशन मीन ब्रेक डाउन, यानी एक एनिमल का डिवाइड होकर टू एनिमल्स बना लेना, ये है बाइनरी फिशन, ठीक है। मल्टीपल फिशन में देखें तो उसमें प्रोटिस्टा की एग्जाम्पल आती है, प्रोटोक्टिस्टा के मेंबर्स जैसे कि अमीबा, ठीक है। वो क्या करता है, उसका एक ही सेल होता है। अमीबा आप जैसे पढ़ते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट उसके अंदर जो उसका साइटोप्लाज्म है वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। उसका न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस बना लेता है, एक से ही मल्टीप्लिकेशन होती जाती है माइटोसिस के ज़रिए। और हमारे पास जो अमीबा है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और एक ही अमीबा के सेल से बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, नए अमीबा बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फिशन का नाम देते हैं, जो है प्रोटोक्टिस्टा का मेंबर, ठीक है। बाइनरी फिशन में सिर्फ एक से दो सेल नए बनते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है, इसलिए मैंने बात की कि एक सेल से दो सेल्स बनते हैं जस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाइनरी और मल्टीपल फिशन दोनों हैं, लेकिन किसी में सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो बनाता है,
जबकि कुछ के अंदर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर लेता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसका मेथड में आ जाता है, प्रोटोक्टिस्टा की एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। फिर तीसरा यहाँ पर डिस्कस किया हुआ डेट इज बडिंग। बडिंग होती है हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा जो है वो छोटी छोटी बर्ड्स बना लेता है, नंबर ऑफ आउट ग्रोथ्स, ठीक है, एक बना सकता है, एक से ज़्यादा भी बना सकता है। वो आउट ग्रोथ्स जो हैं वो क्या करती हैं, बढ़ती जाती हैं, सेल माइटोसिस के थ्रू उसके डिवाइड होते जाते हैं। एक टाइम आता है कि जब उसका साइज़ अपने पेरेंट के साइज़ जितना हो जाता है तो वो जो है वो बर्ड सेपरेट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि वो सेपरेटली एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे एग्जिस्ट कर रही है, वो हाइड्रा की बडिंग है। अगर वो बहुत सारी बर्ड्स एक साथ हाइड्रा में रहेंगी तो देन इट मीन्स कि ये कॉलोनी बना ली उन्होंने, तो वो भी बडिंग में ही आ जाता है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें एसेक्सुअली प्लांट्स में और एनिमल्स दोनों में ये प्रोसेस होता है, और फर्टिलाइजेशन के बगैर इसमें न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, तो इसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। टिश्यू कल्चर टेक्निक एक टेक्निक है जो एसेक्सुअल मेथड में है। क्लोनिंग एक टेक्निक है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है एनिमल्स में। ये चार जो हैं वो मोस्ट कॉमन हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे बारी बारी, ठीक है। अब सबसे पहले हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस में अगर आप देखें तो हम बेसिकली कहते हैं इट इज़ एन डेवलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन। आर्ट बीज और वैस्प इसकी एग्जाम्पल्स हैं, यानी इसके अंदर एक एग सेल जो है वो डेवलप हो रहा है लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन के वो न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें जो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उनमें आंट्स, बीज और वैस्प की एग्जाम्पल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें हनी बी को डिस्कस किया गया है। हनी बी में मेल्स हैं, ठीक है, जिसे हम ड्रोन्स का नाम देते हैं। हनी बी में आपने याद रखना है कि यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स हैं हनी बीज के अंदर, जो उनमें कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं। वन इज़ क्वीन बी जो कि जिसका काम है अंडे देना, वो एग ले करती है। एक है मेल्स जिन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुए हुए होते हैं। जबकि एक होते हैं वर्कर बीज जिनका काम स्पर्म देना भी है और स्पर्म की हिफाजत करना भी है, ठीक है। तो हनी बीज जो हैं वो बेसिकली क्या कर रही हैं, उनमें ड्रोन्स हैं जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हुए हुए हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस की। क्वीन बी क्या कर रही है, क्वीन बी मेल्स से अपना मेल गेमीट ले रही है, ठीक है, यानी कि स्पर्म सेल्स, लेकिन उसको एग के साथ फर्टिलाइज नहीं करती बल्कि उसको स्टोर कर लेती है एक पाउच में, जो कि जिसके ऊपर एक कवरिंग है जिसको हम वेल्व कहते हैं, जिससे वो क्लोज हो जाता है और टाइम आने पर जब उसकी ज़रूरत हो वो फर्टिलाइजेशन करवा सकती है उन स्पर्म के साथ अपने एग की, ठीक है। एग जो है वो फर्टिलाइज होता है या नहीं होता, वो जो है ना वो डिपेंड करता है क्वीन बी के ऊपर, फिर फर्टिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वर्कर बीज बन जाती हैं, जबकि क्वीन बी जो है उसका एक काम है लिमिटेड नंबर ऑफ एग सेल प्रोड्यूस करना, ले करना, और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो जाहिर सी बात है वर्कर बीज बन जाती हैं मेल्स जो कि स्पर्म सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि अगर ना हो फर्टिलाइजेशन तो फिर ड्रोन्स डेवलप होते हैं जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग से बनेंगे। एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस का। इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। इस हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस में हैप्लॉइड एग डेवलप होगा हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है, यानी एक एग सेल जिसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई वो आगे एक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाएगा जो हैप्लॉइड, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला, तो उसको हम नाम देते हैं हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। ये याद रखना है कि मोस्टली ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होते हैं उनके सेल्स, यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम 2n लिखते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो इसका मतलब वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड एग होता है असल में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है जो कि डिप्लॉइड होगा 2n। तो यहाँ हैप्लॉइड एग था, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, वो डेवलप हो गया हैप्लॉइड ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी उसमें भी हाफ क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र हुए, और वो प्रोसेस कहलाएगा हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो ये हनी बी में ड्रोन्स की एग्जांपल है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस के हवाले से, ठीक है।
एक प्रोसेस और भी है जिसको हम डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का नाम देते हैं। डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में एफिड एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है। ये एफिड वॉलनट ट्री, अखरोट के दरख्त के ऊपर अटैक करता है, उससे अपना फूड लेता है और इन रिटर्न उसको तबाह कर देता है। तो ये जो एफिड है बेसिकली इंसेक्ट है एक, और ये डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस इसके अंदर हो रही होती है। इसमें जो फीमेल है उसमें एग प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे, वो एग प्रोड्यूसिंग सेल्स मीओसिस की एक मॉडिफाइड फॉर्म से गुजरेंगे जिसको हम टोटल नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस एक प्रोसेस है मीओसिस के अंदर, जिसमें क्या होता है कि वैसे अगर आप देखें तो एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने डिवाइड होना है। दो अगर क्रोमोसोम है तो आगे जब वो सेल डिवाइड करेगा तो एक क्रोमोसोम एक सेल के अंदर और दूसरा दूसरे में चला जाएगा, ऐसे ही होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि एक सेल डिवाइड कर रहा है तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम दो थे वो दोनों अलग अलग सेल में डिवाइड होने की वजह ऐसा हो जाए कि एक सेल में दोनों चले जाएं और दूसरा सेल बिल्कुल खाली रह जाए, तो ये प्रोसेस है नॉन डिसजंक्शन का। होना ये चाहिए था कि जब एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है तो दोनों सेल में हाफ हाफ क्रोमोसोम चला जाए ताकि दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल हो, दोनों जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकें। लेकिन हुई एबनॉर्मेलिटी, गलती से क्या हुआ एबनॉर्मल तरीके से मियोसिस के दौरान कि एक सेल ने डिवाइड किया दो में, लेकिन एक में गलती से दोनों क्रोमोसोम चले गए और दूसरा बिल्कुल ही खाली रह गया। तो ये क्या हुआ, अब एक जो नया सेल था उसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम चले गए, वो एक 2n हो गया और एक 0 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ हो गया। अब वो क्या है कि एग जो डिप्लॉयड है जिसमें दो डबल पेयर आ गया क्रोमोसोम का 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला, एग को होना चाहिए था हैप्लॉइड, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। एग भी हैप्लॉइड होता है, स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। लेकिन हुआ ये कि एग सेल डिप्लॉयड हो गया, डबल क्रोमोसोम उसने गेन कर लिए, जिसकी वजह से पार्थिनोजेनेसिस हुई, दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस हुई दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस। ये डबल क्रोमोसोम नंबर वाला एग, इसको ज़रूरत नहीं है अब स्पर्म सेल की कि वो उसके साथ फर्टिलाइज करे, तो ये डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा यंग फीमेल के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस का ओवरऑल अगर आप एडवांटेज देखें, फ़ायदा देखें, तो ये जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव रेट है, यानी आप नॉर्मली अगर देखें तो एक ऑर्गेनिज्म एक टाइम पर एक ही ऑफस्प्रिंग नया बना सकता है, एक ही बेबी प्रोड्यूस कर सकता है। पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू आप एक से ज़्यादा जल्दी जो है ना वो आप ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक से ज़्यादा जो है ऑफस्प्रिंग्स आप प्रोड्यूस कर लेंगे कम टाइम के अंदर। इसीलिए ये नॉर्मल जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है, और ओवरऑल आपका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो इससे ऑर्गेनिजम्स का इंक्रीज हो जाता है, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी, ठीक है। प्लांट्स में आपने पढ़ा होगा कि उनके अंदर जो है वो सीडलेस फ्रूट्स बनते हैं, सीड नहीं होते उन फ्रूट्स के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स में भी और एनिमल्स के अंदर भी, कुछ एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हो गई पार्थिनोजेनेसिस। फिर इसी तरह एक प्लांट्स में और भी प्रोसेस है जिसको हम एपोमिक्सिस का नाम देते हैं, बुक में येलो बॉक्स में दिया हुआ होगा। फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर अगर आप देखें तो एक और टाइप है पार्थिनोजेनेसिस की जिसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, ठीक है। एपोमिक्सिस में क्या है कि ओव्यूल आप फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते हैं, ये डिटेल में मैंने खुद ही आपको पढ़ाया था। ओव्यूल बेसिकली प्लांट का स्ट्रक्चर है जिसमें डिप्लॉयड सेल एग्जिस्ट करते हैं, जो सेंटर में होता है जिसे मेगास्पोर ओवरऑल हम कहते हैं या न्यूसिलस कहते हैं, ठीक है। जो जो हम कहते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, जिसका बेसिक काम एंडोस्पर्म फॉर्मेशन करना है, ठीक है। वो अगर फंक्शनल एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाए मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन किए बगैर, तो ये प्रोसेस एपोमिक्सिस कहलाता है। सेंटर में उसके पहले ही एक सेल होता है, एग सेल के अलावा ये न्यूक्लियस है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, इसको फ्यूजन न्यूक्लियाई भी कहते हैं, न्यूसिलस भी बोलते हैं, मेगास्पोर भी कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो उससे क्या होता है, सीड्स नहीं बनेंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई अगेन, ठीक है। उसमें जो आपके पास होगा वो मेल गैमीट की एब्सेंस में नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ ओव्यूल बाकी जो है, जैसे एग सेल था, वो एग सेल ऑब्वियसली उसने स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करना है,
तो वो ओव्यूल सारा जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आपने ये पढ़ा हुआ है कि ओव्यूल जो है वो सीड में और ओवरी जो है वो फ्रूट के अंदर हमेशा कन्वर्ट होती है। सिर्फ न्यूक्लियस ने कन्वर्ट हो जाना सम टाइम इन सम केसेस इनटू अ न्यू ऑफस्प्रिंग विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, तो वो एपोमिक्सिस का प्रोसेस कहलाता है। टिश्यू कल्चरिंग की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एनिमल्स में ये कम ही होता है। एनिमल्स में वही प्रोसेस हम इन केस में कह देते हैं क्लोनिंग हो गया, ठीक है। तो ये टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग हम हमेशा इकट्ठा ही बात करते हैं। टिश्यू कल्चर प्लांट्स में ज़्यादा कॉमन है। इसके अंदर अगर आप देखें तो कैम्बियम टिश्यू है बेसिकली, जो प्लांट्स के अंदर से एक्साइज किया जाता है, काटा जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है। उसमें हम डालते हैं एक आर्टिफिशियल मीडियम। आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे वाइटामिन वगैरह, ठीक है। साइटोकाइनिन प्लांट हार्मोन होना चाहिए, वो साइटोकाइनिन्स होंगे जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, या वो ऑक्सिन होगा इंडोल एसिटिक एसिड की फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों तीनों ही क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ शो करेंगे सेल की। सेल जो है वो इससे जल्दी जल्दी ग्रो करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यू प्लांट देखते हैं जो इससे बन जाता है, जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट्स से। तो टिश्यू कल्चरिंग के थ्रू जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, नया नया प्लांट बनेगा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें कि टिश्यू कल्चरिंग का प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हर और नया बनने वाला प्लांट अपने पेरेंट जैसा होगा। टिश्यू कल्चरिंग के लिए एक आर्टिफिशियल मीडियम का होना ज़रूरी है जो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर बना लेते हैं। वो मीडियम, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, और नेसेसरी माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी मदद से वो प्लांट जो है, उसमें हम प्लांट का कोई भी छोटा सा पार्ट जिसमें मेरिस्टेम हो वो हम उसमें डालकर ग्रो करवा लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, ठीक है। उसके स्कैलस बनेगा, पहले सेल डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स डेवलप हो जाएंगे। सेल्स की डेवलपमेंट के बाद जो है वो आगे क्या होगा, उसी में से रूट और स्टेम निकल आएगा, छोटा सा शूट निकल आती है जिसे हम सीडलिंग का नाम देते हैं। वो फिर हम जब ज़मीन में लगाते हैं तो ऐसा प्लांट वायरस फ्री भी होता है, वायरस उस पर नहीं होता। नंबर 2, वो जो है वो पेरेंट जैसा आइडेंटिकल होता है, उसके सारे फीचर पेरेंट जैसे होते हैं, तो वो जीन्स को अपने अंदर स्टोर करने के लिए वो ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। अब टिश्यू कल्चरिंग का ये प्रोसेस जो है वो प्लांट के ग्रोथ रेट को, रिप्रोडक्टिव रेट को भी इंक्रीज कर रहा होता है, इसीलिए भी ये हम ज़्यादातर स्टडी कर रहे होते हैं। इसके अलावा टिश्यू कल्चरिंग के एडवांटेजेस दिए गए हैं, जैसे कि टिश्यू कल्चर रैपिड प्रोपेगेशन ऑफ डिज़ायर्ड वेराइटीज़ और फॉर वेराइटीज़ डिफ़िकल्ट टू प्रोपेगेट बाय कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो प्लांट वेराइटीज़ जिन्हें आपने जल्दी जल्दी से ग्रो करवाना है, जैसे गुलाब की ज़्यादा सारे प्लांट्स आपने ग्रो करवाने हैं सेल करने के लिए, सीज़न है, तो आप कटिंग्स लगा देते हैं वो इसके अलावा टिश्यू कल्चर्स हम जो है वो प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जल्दी जल्दी प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए। इसी तरीके से वो प्लांट्स जिनकी कटिंग्स नहीं लग सकती हैं, उनको ग्रो करवाना मुश्किल होता है। प्रोपेगेशन का मतलब है ग्रोथ करवाना, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड से। तो जिनको हम कट नहीं करके लगा सकते, जिनकी कलमें नहीं लग सकती, डिफ़िकल्ट होता है उनको ग्रो करवाना, तो उसको भी हम टिश्यू कल्चर के मेथड से ग्रो करवा लेते हैं। फिर इसी तरह से हम एनिमल्स के लिए भी ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं कि उसका एक सेल लें, उसको जो है वो हम एक आर्टिफिशियल मीडियम में रखें, लेकिन हम ये प्रोसेस ज़्यादातर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास क्लोनिंग आ जाती है। क्लोनिंग की डेफिनेशन दी हुई है, आपने पहले फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं पूरा प्रोसेस के ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से प्रोड्यूस होते हैं बाय सब कल्चरिंग, जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं क्लोन्स, यानी एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना जिसका न्यूक्लियस डिप्लॉयड हो, वो क्लोन्स कहलाते हैं वो ऑर्गेनिज्म, और ये प्रोसेस क्लोनिंग कहलाता है। एनिमल्स में वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स में स्पेशली देखें तो एक सोमैटिक सेल निकाल लिया जाता है, प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं। सोमैटिक सेल आपका स्किन सेल हो सकता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्किन सेल निकाल लिया नॉर्मल, जो कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, ठीक है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 2n, वो सेल निकाल लिया हमने, उसका न्यूक्लियस निकाल देंगे, ठीक है। हमने क्या करना है, उसका न्यूक्लियस सेव कर लेना है। फिर हम उसी ऑर्गेनिज्म का लेंगे एक्सेल। एक्सेल आपको मैंने पहले ही बताया कि रिप्रोडक्टिव गिमीट है जो कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उसमें,
तो वो एग सेल क्या करेंगे, हम बेसिकली उस एग सेल का न्यूक्लियस भी निकाल देंगे, और उसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, हाफ क्रोमोसोम के साथ। हमने जो पहले सोमैटिक सेल लिया है उसका जो हमने न्यूक्लियस निकाला था जो डिप्लॉयड था 2n, वो हम इंसर्ट कर देंगे एग के अंदर, एग में डाल देंगे, ठीक है। अब हमने जो एग का अपना न्यूक्लियस था वो कैसे डिस्ट्रॉय किया, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के थ्रू, यूवी लाइट फेंक के, ठीक है। एग के अंदर हमने सोमैटिक सेल का डिप्लॉयड न्यूक्लियस एंटर कर दिया। अब हम क्या कर देखना चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो न्यूक्लियस उसके सोमैटिक सेल का है, तो ऑब्वियसली जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, अपने पेरेंट्स के जैसा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या हुआ, हम उस नए सेल को, एग सेल को वापस एनिमल के अंदर इंसर्ट कर देंगे, और उसमें नॉर्मल डेवलपमेंट चलेगी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसा आइडेंटिकल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे एनिमल्स की क्लोनिंग की है। सबसे पहले जो है वो शीप की गई थी, डॉली नाम रखा था, फिर डॉग की हुई, स्नपी, काउस की हो चुकी है, बुल्स की, जो प्राइस बुल्स होते हैं रेस के लिए जो हम घोड़े इस्तेमाल करते हैं, हॉर्सेस, इस तरह मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हम बफलोज, काउस वगैरह यूज़ करते हैं, और कैटल्स की भी क्लोनिंग की जा चुकी है, ठीक है। फिर बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स हैं जिनकी क्लोनिंग इस प्रोसेस के थ्रू हो चुकी हुई है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्लोनिंग कहलाता है। अब अगर आप क्लोनिंग की एप्लीकेशन देखें तो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में ये क्लोनिंग का प्रोसेस करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ये इमोरल है, ठीक है, कि हम किसी इंसान की क्लोनिंग करें, एक सेल से नया इंसान बना दें, इसके नुकसान भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए इमोरल है ये, तो ज़ाया कर दिया गया उसको। फिर थ्रेडिकली अगर हम देखें तो एनी नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम मैन और वुमेन माइट बी मेड, बनाई जा सकती हैं कॉपीज किसी भी आदमी या औरत की, ठीक है, मर्द या औरत की आप बना सकते हो कॉपीज जेनेटिक मटेरियल की, लेकिन इमोरल वैल्यूज होने की वजह से हमने इसको डिस्कार्ड किया हुआ अभी तक। फिर इसके अलावा जो क्लोन सेल्स हैं इनका फ़ायदा ये है कि ये हमें क्वांटिटेटिव स्टडी में हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो कि हार्मोन किस तरीके से काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, आप उन पर अप्लाई करके देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो तो ओरिजिनल नहीं होते, हमने खुद डेवलप किए हुए होते हैं। इसलिए ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, वो किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करी, एंटीबॉडीज़ क्या काम करी, ये भी आप चेक कर सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो क्लोन्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर। फिर इसी तरीके से कुछ टेक्निक्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप उसमें इफ़ेक्ट चेक कर सकते हो बेसिकली ड्रग्स का, कॉस्मेटिक्स का, इसी तरह से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो मेडिसिन्स हैं किस तरह से बनाई जाती हैं, क्या उनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो भी, ठीक है। बजाय कि आप उनको अप्लाई करें एनिमल्स के ऊपर डायरेक्टली, तो आप उनको एक्सपोज कर देते हैं क्लोन पे, ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता क्लोन मर भी जाता है, ख़त्म भी हो जाता है, तो उसका कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको एनिमल्स पे अप्लाई करने के बजाय इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक था जो हमने ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप सब इसको अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे और जो है वो इसको समझेंगे। कल मैं जो कोशिश करूँगी कि इसकी अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी आपको दिखाऊं ताकि आपको लेक्चर जो है वो इजीली समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।